हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजत भाटिया। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लास 9th का चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर टेक्स्ट बुक्स सो दैट कि भी आपको चैप्टर की क्लैरिटी, मैंने कहा ना कि मैं पहले भी वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि चैप्टर की क्लैरिटी उससे ज़्यादा बेटर होती है। हम लोग जो कराते हैं यहाँ पर करवाते हैं सिर्फ बेसिक टॉपिक्स करवाते हैं एंड उससे नो डाउट आपका 70-75% चैप्टर क्लियर हो जाता है, बट स्टिल वो जो एक 20-25% की जो गुंजाइश रहती है वो दैट कैन बी क्लियर्ड ओनली वाया योर टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स को रीड करो या जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, आई वुड नॉट सजेस्ट एनी बुक्स, तो वो आप रीड करो सो दैट कि उससे आपको पता लग जाए कि भी एक्चुअल में बेसिक जो छोटे छोटे जो बारीकियां हैं चैप्टर की वो आपको उससे पता लगती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की एम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी काइंडली आप एक्सप्लेन करो। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट। वो कहता है कि जो एम ऑफ प्रोडक्शन होता है कि भी उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए, और बेसिकली यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ऑब्वियसली ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी एंड अदर नेचुरल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। वो कहता है जो दूसरी रिक्वायरमेंट है दैट इज लेबर होती है, जो कि ये वो लोग होते हैं जो कि काम करते हैं एंड ऑब्वियसली हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्किल्ड लेबर जो कि टेक्निकल क्या कहते हैं काम करेगी, जैसे कि अपना मशीन्स वगैरह चलाना, एंड अनस्किल्ड लेबर जो कि मैनुअल काम कर सकती है, जो कि बहुत हैवी वर्क, देन दैट दोनों कामों में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कहता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मशीन्स हो गया या आपकी बिल्डिंग्स होगी वगैरह वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, तो ये सारी तीसरी रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम फिजिकल कैपिटल क्या नाम दे देते हैं। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट दैट इज यू विल नीड नॉलेज एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टुगेदर। बेसिकली जो चौथी रिक्वायरमेंट हमने पहले इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये चौथी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को एक साथ लेके चलती है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को हम बेहतर कर सकें और आगे यू कैन से जो आपने प्रोडक्शन की है उसको मार्केट में प्रॉपरली यू कैन मैनेज एंड सेल इट ऑफ इन द मार्केट। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई विल रिपीट कि जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एम ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बता दिया, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज राइट अबाउट द मेन एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन। वो कहता है कि जो मेन एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन की उनके बारे में लिखो। बेसिकली कौन सी मेन एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं। नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि सारी नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल द एक्टिविटीज डीलिंग विद द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से जो रिलेटेड होती हैं एक्टिविटीज, दे आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती हैं दे इंक्लूड द क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करती हैं। एंड द लास्ट इज दैट इज टर्शरी एक्टिविटीज। ये ज़्यादातर क्या इंक्लूड करती है, दे इंक्लूड ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में डील करती है कि भी क्या कहते हैं अपना यू कैन से टर्शरी एक्टिविटी एक्ट एज अ बैकबोन टू बोथ दीज एक्टिविटीज, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी का एक बैकबोन होती है टर्शरी एक्टिविटीज कि ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में टर्शरी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं करवाने जा रहा हूँ दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। नाउ फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा विच कैन बी यूज्ड इन प्रोसेस कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, जो कि फिक्स्ड रहती है ज़्यादातर। एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दे आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। जैसे कैश हो गया, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें काम आती है उसको हम वर्किंग कैपिटल का नाम दे देते हैं। नाउ फिक्स्ड कैपिटल को हम बदल नहीं सकते और यू कैन नॉट बिल्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट येस वर्किंग कैपिटल कैन बी चेंज्ड और बिल्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े समय में आप उसको बदल सकते हो, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो।
Fixed capital is a long term asset, whereas working capital is current asset of the company. जैसे कि cash in hand हो गया, that is a current asset of the company. जो fixed capital है, it is used for operational activities, whereas working capital is used for the trading activities. And जो fixed capital है, it includes long term financial decisions, whereas the working capital include short term financial decisions. आई होप ये फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंडियन इकोनॉमी. वो कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या एडवांटेजेस हैं या ग्रीन रेवोल्यूशन के यू कैन से कि भी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की. Production of food grains has increased many times after self-consumption. It has been exported to other countries also. Green Revolution की वजह से, जो कि पहले हम importers you can say थे, but अब हम exporters हैं. Even then इतनी production बढ़ गई है कि हम अपनी तो सारी जो क्या कहते हैं requirements उनको पूरी करने के बाद हम उसके बाद उसको बाहर export भी कर रहे हैं. And India has become self-sufficient in food. इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड में. अब उसको बाहर की तरफ नहीं देखना पड़ता अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. थर्ड, रैपिड प्रोडक्शन हेल्प द फार्मर्स इन अर्निंग मोर मनी एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज आल्सो इम्प्रूव्ड. एक और फायदा होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, दैट इज ये जो प्रोडक्शन जो ये बढ़ी है, अब एकदम से जो बढ़ी है, इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है या इम्प्रूव हुई है. और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, जो कि पहले थोड़ा सा कम बेहतर था, अब वो और ज़्यादा बेहतर हो गया, बढ़िया हो गया. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव आल्सो गॉट अ बूस्ट. वो कहता है कि इसी हरित क्रांति की वजह से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड मीन्स एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है. अब हर चीज़ के जिसके प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं. थोड़ा सा इसके कॉन्स भी हैं, तो लेट्स रीड आउट द कॉन्स ऑल्सो. दैट इज कि भी इसके नुकसान क्या हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के. सबसे पहला, देयर इज अ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. जल्दी प्रोडक्शन या ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स से नुकसान ये होता है कि भाई आपका जो ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. दूसरा, continuous use of the groundwater for the tubewell irrigation has also reduced the water table below the ground. अब जो हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब उसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. अब जो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होएगी तो ऑब्वियसली उसको ये होता है कि भी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा है. अब बट इससे ये क्या हो रहा है कि हम लोगों को अब बारिश थोड़ी सी कम आ रही, तो व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी, जो कि ग्राउंड वाटर का पानी है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो वाटर टेबल है थोड़ा सा डाउन जा रहा है. एंड दैट इज़ अगेन वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन. Resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. वो कहता है कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये पिछले 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आगे कर रहा है. दैट इज़ जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया, अब इनको बनने में बहुत सालों साल लग जाते हैं. अब ऑब्वियसली जो बहुत सालों साल लग जाते हैं तो उसको रिस्टोर करना, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो फर्टिलाइजर्स में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स. वो कहता है कि जो हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है बारिश आए, बारिश के पानी के साथ वो बह के ग्राउंड वाटर में चले जाए या आपकी लेक्स में चले जाए, जिसको वो पोल्यूट कर सकता है, जो कि आगे वो इस्तेमाल करने फिर लायक नहीं रहेगी, बिकॉज इट विल बी लाइकवाइज क्या कहते हैं पॉइजनस हो जाएगा. तो ये भी एक यू कैन से नुकसान है ग्रीन रेवोल्यूशन का. एंड नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. वो कहता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो अच्छा बैक्टीरिया है जो कि सॉइल को रिक्वायरमेंट है, या अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, वो उसको भी ख़त्म कर सकता है, जो कि इनडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. जो अब वो क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मर गए हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉइल की फर्टिलिटी आगे बढ़ नहीं सकती. आई होप ये ड्रॉबैक्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर. वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो पालमपुर के फार्मर्स को क्या क्या सहूलतें मिली या उनको क्या क्या फ़ायदे हुए.
Electricity came earlier to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में काफ़ी देर पहले आ गई थी, जिसके कारण जो इरिगेशन वाला सिस्टम था, वो पार्ट था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बहुत जल्दी होना शुरू हो गया था। लोगों ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स भी देख ली थी एंड एज अ रिज़ल्ट उन ज़मीनों पे भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया जो कि शायद खेती बाड़ी के लायक भी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने अपनी मेहनत से प्लस इन एडवांसमेंट्स की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जिसके कारण पानी वहाँ तक उन एरियाज़ में भी पहुँचा जहाँ पर पानी नहीं था, तो जिसके कारण जो ज़मीनें जो ख़राब भी थी वो भी उन्होंने इरिगेट कर दी। एंड एज अ रिज़ल्ट 1970 में जो पूरा जो कल्टिवेटेड एरिया है 200 हेक्टेयर का बन गया, दैट इज़ पालमपुर का। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे हेल्प किया विलेज ऑफ पालमपुर को या फार्मर्स ऑफ पालमपुर को, आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। Now let's move on to fourth question, that is what are the different ways of increasing the production on the same piece of land। वो कहता है कि क्या क्या तरीके थे जिससे कि हम प्रोडक्शन जो है सेम पीस ऑफ लैंड पे इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ही ज़मीन के ऊपर एक से ज़्यादा जब हम क्या कहते हैं क्रॉप्स को उगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के, वो मिनिमम 2 क्रॉप्स तो उगाते ही हैं, लेकिन कई ऐसा है कि पिछले 15-20 साल से वो लोग थर्ड क्रॉप एज अ पोटैटो इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं, उससे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, वगैरह वगैरह। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इससे ये हो जाता है कि भी आपकी जो प्रोडक्शन है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। लाइकवाइज यूज़ ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स द फार्मर्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस द हाई यील्ड्स, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट वन टू ट्राई आउट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वो कहता है कि भी जो जितने भी फार्मर्स थे, स्पेशली पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के, वेस्टर्न यूपी के, इन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। And the farmers in these regions set up the tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides in the farming। वो कहते हैं जो farmers थे इन regions के, इन्होंने ही सबसे पहले क्या कहते हैं ट्यूब वेल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया इरिगेशन के लिए। इन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिसको हम कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, इवन देन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया इरिगेशन के अंदर या फार्मिंग के अंदर। एंड दीज आर द बेसिकली यू कैन से कि भी मेथड्स, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स हो गया एंड नवी चीज़ें हो गया, उसको इस्तेमाल करके हम वी कैन ग्रो या यू कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। Now, next important topic is that is what are the non-farming production activities in the village of Palampur। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में क्या आता है कि भी अब ऐसा तो है नहीं कि भी ऑब्वियसली जब आप खेती बाड़ी करते हो तो आपने बीज बोया और अगले दिन फसलें उग गई, उनको टाइम लगता है उगने में। अब इन द मीन वाइल क्या कहते हैं फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे कि भी ये डेयरी फार्मिंग वो लोग करते हैं सो दैट कि भी गाय भैंसों का वो दूध वगैरह बेचते हैं, उनके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सो दैट क्या कहते हैं उनको कुछ ना कुछ आमदन होती रहे इससे। दूसरी जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी दैट इज स्मॉल स्केल फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो जब तक क्या कहते हैं फसलें उग रही हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक उनका इनकम ऑफ सोर्स बना रहे। तीसरा जो है दैट इज़ शॉप कीपिंग, वो शॉप्स खोल लेते हैं सो दैट कि भी अपने जो आसपास के जो विलेजेस हैं या आसपास के शहर से हैं, पेन, कॉपीज़, किताबें एंड बुक्स व्हाट्सोएवर वो लेके आते हैं, स्टेशनरी, ताकि वो शॉप्स में डालते हैं एंड दे सेल इट ऑफ, ताकि उनको उस दौरान थोड़ा सा एक उनका सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। एंड नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब पालमपुर विलेज से लेके क्या कहते हैं आपका ये उनके स्टेशन तक, क्योंकि उनको पता कि इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिज़्म भी होता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो है, तो व्हाट द पीपल डू इज़ कि भी वो लोग क्या कहते हैं लोगों को फ्रॉम लाइकवाइज विलेज टू स्टेशन, स्टेशन टू विलेज एंड साइट सीइंग व्हाट्सोएवर, वो सारा ये सब करते हैं सो दैट कि भी उनको कुछ ना कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम उनका बना रहे। एंड लास्टली दैट इज़ बी कीपिंग। वो बी कीपिंग का भी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं इस जिस दौरान क्या कहते हैं अभी आपकी फसलें पक रही होती हैं, सो दैट कि भी उससे जो निकली चीज़ें हैं दैट इज़ बी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दैट इज़ हनी
एंड वैक्स। तो ये सब चीज़ें जो मिलती हैं तो उसको ये बेच के अपना आगे फर्दर ये यू कैन से कि भी काम चलाते हैं। सो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ व्हाट आर द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर और इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। ये टॉपिक था इसका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सीड्स एंड HYV सीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो कहता है कि HYV सीड्स और ट्रेडिशनल सीड्स में डिफरेंस क्या है। नाउ HYV सीड्स होता है, हमें पता है कि भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एंड ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं नॉर्मल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं वो हमें जो प्रोडक्शन देते हैं वो थोड़ी कम देते हैं एज कम्पेयर टू HYV सीड्स, क्योंकि इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स जो हैं वो क्या कहते हैं अपना यू कैन से कि भी प्रोडक्शन इनकी बेसिकली ज़्यादा होती है। एंड दूसरा, इट नीड्स लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनको इरिगेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट HYV सीड्स को ये क्या कहते हैं अपना काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑब्वियसली उनको काफ़ी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है ताकि वो प्रोडक्शन बेहतर दे सके देन द नॉर्मल सीड्स। एंड काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर आर यूज्ड फॉर एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर ट्रेडिशनल सीड्स। वो कहता है काउ डंग हो गया या नेचुरल मैन्योर हो गया, खाद होगी जो कि इस्तेमाल होती है ट्रेडिशनल सीड्स के लिए। लेकिन अगर हम ऑन द कॉन्ट्रेरी बात करें HYV सीड्स के लिए, इट नीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर द बेटर रिजल्ट्स। इसको नॉर्मल मैन्योर या फर्टिलाइजर से इसका काम तो चल जाएगा, बट स्टिल वो इतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बट येस, बढ़िया रिजल्ट वो किसके साथ देगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा HYV सीड्स जो है। Now let's move on to the last topic of the day, that is how the medium and large farmers obtain capital for farming and how is it different from the small farmers। वो कहता है कि जो मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स हैं उनको कैपिटल कैसे मिलती है फार्मिंग के लिए, और ये क्या कहते हैं स्मॉल फार्मर्स से अलग कैसे है। Most small farmers have to borrow the money to arrange for the capital, and they borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation। वो कहता है कि ज़्यादातर जो जितने भी स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो या तो बड़े फार्मर्स से पैसा उधार लेते हैं या वो जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसा उधार लेते हैं। एंड क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो उन बेचारों को कुछ जो आमदन होती है वो काफ़ी कम होती है, बिकॉज उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट और पैसा लौटाने में उनका पैसा सारा जो उन्होंने अर्निंग होती है वो खर्च हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास अपनी ही सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि उनकी सेविंग्स ही बहुत ज़्यादा हैं, एंड देयरफॉर वो बड़े आराम से अपनी जितनी भी उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आराम से पूरी कर लेते हैं। आई होप ये चैप्टर दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपको समझ में आ गया होगा। बट अगेन माई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स इज़ कि भाई आप प्लीज़ इस लेक्चर को सुनने के बाद एक बार बुक ज़रूर पढ़ें, सो दैट कि भी आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए कि चैप्टर्स के अंदर कुछ बारीकियां हो सकती हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर आपको नहीं समझा पाया। तो काइंडली मेरी यही सजेशन है कि आप प्लीज़ बुक को ज़रूर पढ़ें, एंड जो नोट्स वगैरह हैं या MCQs हैं या असर्शन रीजंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, तो जो आपको रेफरेंस बुक अच्छी लगती है उसको आप ज़्यादा प्रेफर करें। आई विल नॉट सजेस्ट एनी ऑफ द बुक्स। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।